हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इतना इंतजार करने के लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट। 16 अयान और आंशिका। सुबह के 11 बजे सिटी हॉस्पिटल के अंदर। इस वक्त सिटी हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जिंदल परिवार और सहगल परिवार दोनों मौजूद थे। हालांकि कुछ लोग मेंशन में थे, लेकिन ज्यादातर लोग यही हॉस्पिटल में ही थे। आरवी, अयान और आरव, उन दोनों को जब खबर मिली थी तब से वह तीनों यही हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। आरवी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन पता नहीं उसके दिल में ऐसा क्या हुआ कि जब उसने आर्यांश की एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल चली आई। और अब उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। लोग कहते हैं कि एक मर्द कभी नहीं रोता, उसकी आंखों से आंसू निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि मर्द कभी अपने लड़कों से ज्यादा प्यार नहीं करते। लेकिन आज अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अर्पण जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तो उनके बेस्ट फ्रेंड एकांश जी उनके पास बैठे हुए हैं जो उन्हें संभाल रहे हैं, वरना पता नहीं उनकी क्या हालत होती। वहीं दूसरी तरफ वंश और आंशिका को आरव और अयान संभाल रहे थे, और वहीं आदर्श के पास आदित्य और अर्नव खड़े हुए थे। तभी आईसीयू रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और सब लोग डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए। अर्पण जी बोले, डॉक्टर अब मेरा बेटा कैसा है, वह ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? वह बिल्कुल ठीक है ना? उद्धरण। आदर्श बोला, डॉक्टर आर्यांश का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है ना? और हम कितने घंटे बाद उसे मिल सकते हैं? और आप जल्दी से जल्दी उसे डिस्चार्ज दे दीजिए, उसे अस्पताल की यह स्मेल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एकांश जी बोले, डॉक्टर आप चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए ना। यहाँ पर कितने ही लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दीजिए। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अपना सर झुकाकर बोले, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर जिंदल, लेकिन हम आपके बेटे आर्यांश को नहीं बचा सके। सभी लोगों ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी उन सबको एक बहुत बड़ा सदमा लग गया। अर्पण जी डॉक्टर का कॉलर पढ़ते हुए गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? तुम जानते हो वह कौन है? वह मेरा बेटा आर्यांश है, आर्यांश। वह इतनी जल्दी हम सब को छोड़कर नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर सभी लोग डॉक्टर को अर्पण जी से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अब अर्पण जी अपने काबू से बाहर हो चुके थे। वह अपने आपा पर पूरी तरीके से खो बैठे थे। आदर्श, आदित्य, एकांश और अर्नव ने मिलकर अर्पण जी को डॉक्टर से अलग किया। डॉक्टर उन सभी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। हम आर्यांश को नहीं बचा पाए, इससे मेरा मतलब ये था कि हम उसे कोमा में जाने से नहीं बचा पाए। वह जिंदा है, लेकिन कोमा में है। एक साथ 2 बार ब्रेन सर्जरी होने की वजह से उनके दिमाग में काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। खून दिमाग तक न पहुंचने की वजह से वह कोमा में चले गए हैं। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, आर्यांश को कोमा में से बाहर आने में कितना वक्त लगेगा? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर आदर्श, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मिस्टर जिंदल को कोमा में से बाहर आने में 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या फिर पूरा 1 साल भी लग सकता है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। वही उनके पीछे पूरा परिवार जैसे सदमे में था, या फिर यह कहे कि पूरा जिंदल परिवार अंदर से टूट चुका था। आर्यांश उनके लिए उनकी घर की नींव था, जो आज सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में था। वही जब अर्पण जी ने डॉक्टर की यह बात सुनी तो उन्हें अचानक से चक्कर आने लगे और वह वहीं पर बेहोश हो गए। ये देखकर सब लोग परेशान हो गए। रुद्राक्ष जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद अर्पण जी को भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था। उनके हाथों में ग्लूकोज की ड्रिप चल रही थी। वह अभी भी बेहोश थे। इस वक्त हॉस्पिटल का सारा काम सहगल परिवार संभाल रहे थे, क्योंकि आदर्श ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वह सब कुछ संभाल सके, और अर्पण जी की हालत भी ठीक नहीं थी। आदित्य आदर्श के पास जाकर बैठ गया। उसने आदर्श का हाथ पकड़ा। तभी आदर्श ने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। आदर्श बोला, आदि यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? कहने को तो मैं आर्यांश का बड़ा भाई हूं, लेकिन एक बड़े भाई की और घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसने संभाली है। कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो या फिर घर में कोई भी फैमिली मैटर हो, उसे सिर्फ वही सॉल्व पाता था। पता नहीं ये लड़का कोमा से कब बाहर आएगा। इसके बिना मैं सब कुछ कैसे संभाल लूंगा? उद्धरण चिन्ह। आदित्य बोला, आदर्श मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू सब संभाल लेगा।
और रही बात हेल्प की, तो मैं हूँ रुद्राक्ष अर्पण अंकल, मेरे पापा, मेरे चाचू अर्थवंश, अयान और आरव, हम सब भी है ना। तुम फिक्र मत कर, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ और वंश साथ में खड़े थे। अर्थ उदासी से एक जगह पर खड़ा हुआ था, वही वंश की आंखें नम थी। वंश अर्थ से बोला, अर्थ भाई, आर्यांश भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? अर्थ वंश को गले लगाते हुए बोला, मेरे भाई वह ना शेर है, शेर घायल जरूर हो सकता है लेकिन कभी भी मर नहीं सकता। देखना एक दिन हमारा भाई हम सब की आंखों के सामने खड़ा होगा और हम सब उसकी लाल लाल आंखों से डर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुनकर इस कंडीशन में भी वंश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। आखिरकार कि भाई को अपने बड़े भाई की फिक्र ना हो। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में अंशिका इस वक्त अपना सर नीचे किए हुए रो रही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसका बड़ा भाई कोमा में था। तभी एक इंसान अंशिका के पास आया और उसके पास नीचे जमीन पर बैठ गया। अंशिका ने अपना सर उठाकर उस इंसान की तरफ देखा। वह कोई और नहीं बल्कि हमारा क्यूट सा अयान था। अयान ने अपने दोनों हाथ अंशिका के गालों पर रखे। अंशिका अपने आंसू भरी आंखों से अयान को देखने लगी। अयान ने अपने दोनों हाथ के अंगूठे से अंशिका के आंसू पोंछे। अयान बोला, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भाई को तुम्हारे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारा भाई सिर्फ सो रहा है, लेकिन वह सोते हुए सब कुछ महसूस कर सकता है और सब सुन भी सकता है। अगर उसे पता चला कि तुम उसकी वजह से रो रही थी तो तुम्हें तो पता ही है ना वह क्या हाल करेगा, तुम्हारा भी और खुद का भी। इसलिए प्लीज रोना बंद करो। और हाँ, एक बात बोलूं, तुम रोते हुए ना बिल्कुल छिपकली की तरह लगती हो। और जब रोते हुए तुम्हारी नाक बहती है ना तो तुम छिपकली के साथ साथ बंदरिया भी दिखती हो। उद्धरण चिन्ह। अयान उनकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी अंशिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। अयान उसकी खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। अयान आगे बढ़ा और उसने अंशिका के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस कर दिया। इसका एहसास पाकर अंशिका ने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अयान को कसकर गले लगा लिया। अयान ने भी अंशिका को गले लगा लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलने लगा। थोड़ी देर यूं ही रहने के बाद अंशिका अब पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। वह अयान से दूर हो गए और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आई एम सॉरी। अयान बोला, नो इट्स ओक, बाय, मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अयान वहां से चला गया। 17 3 महीने बाद सुबह के 10 बजे सनशाइन रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त एक खूबसूरत सी लड़की रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसने रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके कान में रेड स्टोन से बने हुए इयररिंग्स थे और उसकी कमर तक आते हुए लंबे घने बालों को उसने खुला छोड़ दिया था, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसकी हेजल ब्लू आंखें जैसे किसी सितारे की तरह चमक रही थी। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हर एक शख्स मुड़ मुड़ कर सिर्फ उस एक लड़की को ही देख रहा था। ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि हमारी आरवी थी, जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए किसी का इंतजार कर रही थी। आरवी को सामने से एक कपल आता हुआ दिखाई दिया, जिनमें से लड़की ने एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और लड़के ने उसके ही मैचिंग के व्हाइट कलर का 5 पीस सूट पहना हुआ था। और उनके ही साथ में एक लड़का चल रहा था। उस लड़के ने बिना किसी पर ध्यान दिए एक पास वाली खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। आरवी हैरानी से अपने सामने खड़े कपल को देख रही थी और उसके मुंह से अचानक से निकला, आदर्श भाई। ये तो आदर्श भाई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। आदर्श भी आरवी को वहां देखकर थोड़ा हैरान हो गया। आदर्श के पास खड़ी लड़की जल्दी से आरवी के पास गई और उसे गले लगा लिया। आरवी बोली, ईशानी दीदी ये है। आरवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही ईशानी उसकी बात काटते हुए बोली, आरवी मेरा बच्चा, इनसे मिलो, ये है आदर्श जिंदल, मेरे बॉयफ्रेंड। मैं आज तुम्हें इनसे ही मिलवाने वाली थी। मैं और यह हम दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। तुम दोनों के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, ईशानी दीदी यह आदर्श भाई है, पापा के बेस्ट फ्रेंड अर्पण अंकल के बेटे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी बोली, क्या? लेकिन ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, ईशानी दीदी आप हमेशा आदर्श आदर्श करती रहती थी, इसलिए मुझे लगा कि वह कोई और आदर्श होगा, लेकिन ये तो हमारे ही घर के आदर्श भाई निकले। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, एक मिनट, तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी बोली, आदर्श यह मेरी बहन आरवी सहगल है, मेरी आकांक्षा हुआ की बेटी।
उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, इसका मतलब तुम दोनों मामा और बुआ की बेटियां, मतलब तुम दोनों बहनें हो। उद्धरण चिन्ह। आदर्श की बात सुनकर ईशानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। चलिए जानते हैं आखिर ईशानी है कौन। ईशानी वर्मा, उनकी उम्र अभी 24 साल है। ये हमारे आदर्श बहुत प्यार करती है और हमारा आदर्श भी इसे बहुत प्यार करता है। ईशानी आरवी के सगे मामा मामी की बेटी है। लेकिन ये बात आदर्श को पता नहीं थी और आज वह दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले। कोष्टक। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद उन दोनों ने अपने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। आरवी ईशानी के कान में बोली, ईशानी दीदी अभी मेरे पीरियड्स आ गए हैं, आप प्लीज मेरे लिए सैनिटरी पैड्स ला सकती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी थोड़े गुस्से में बोली, आरवी यह क्या है? आज तुम्हारी डेट थी तो तुम्हें सारी चीज प्रिपेयर करके आनी चाहिए थी ना। उद्धरण चिन्ह। आरवी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, सॉरी दीदी, आपको पता है ना मैं अपनी डेट्स भूल जाती हूँ। अभी प्लीज मेरे लिए वह चीज लेकर आओ ना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी बोली, अच्छा ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं अभी लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद ईशानी आदर्श से बोली, सुनो आदर्श, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है। तुम बस यही 5 मिनट रुको, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है, बाय। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, अरे लेकिन इस वक्त कौन सा काम याद आ गया है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। ईशानी बोली, अरे मैंने कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। उद्धरण चिन्ह। अब टेबल पर आरवी और आदर्श दोनों अकेले ही बैठे हुए थे। आरवी आदर्श से बोली, वैसे भाई आपके साथ जो लड़का आया हुआ है वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, मैं पिछले 2 महीनों तक एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था और तुम तो जानती हो हमारे कितने दुश्मन हैं, इसलिए मैंने डाक टीम से अपने लिए एक स्पेशल बॉडीगार्ड हायर किया है जो 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। ये वही है और इसका नाम सुमित गुप्ता है। उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, ओह अच्छा, वैसे भाई क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, हाँ पूछो ना, क्या बात पूछनी है? उद्धरण चिन्ह। आरवी गुस्से में बोली, आप कैसे बड़े भाई हैं भाई? आपका छोटा भाई वहां पर अस्पताल में कोमा में पड़ा हुआ है और आपको उसकी फिक्र भी नहीं है। आप खुद 2 महीने के लिए पता नहीं कहाँ चले गए थे, वह भी इतनी बुरी सिचुएशन में अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर। यहाँ तक कि पिछले 3 महीना में अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी आर्यांश से मिलने का मौका तक नहीं दिया है। आखिर ऐसा क्यों भाई? ना ही आप खुद अपने भाई के पास जा रहे हो और ना ही आप किसी और को उसके पास जाने की इजाजत दे रहे हो। उद्धरण चिन्ह। आरवी फिर से गुस्से में बोली, सच कहूं आदर्श भाई, पिछले 3 महीनों में आपने जो किया है ना, उसके बाद मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो इंसान अपने सगे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता वह मेरी बहन के लिए क्या करेगा? सच कहूं भाई तो मुझे आपके और ईशानी दीदी के इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंसान अपने भाई अपने परिवार का ख्याल बुरे वक्त में नहीं रख सकता वह मेरी बहन का ख्याल भी कभी नहीं रख सकता। इसलिए कह रही हूं आप खुद मेरी बहन से दूर हो जाए या फिर मैं मामा और मामी जी को कहकर ईशानी दीदी को आपसे दूर करवा दूंगी। अभी आरवी आगे और बोलते ही वाली थी कि तभी उसे दरवाजे से ईशानी अंदर आते हुए नजर आए। ये देखकर आरवी ने अपने गुस्से को शांत किया और वह नॉर्मल होकर बैठ गई। ईशानी उन दोनों के पास आए और बोली, क्या हुआ, मेरे आते ही चप्पू क्यों हो गए तुम दोनों? और मेरे बगैर ऐसी क्या बातें चल रही थी तुम दोनों के बीच? उद्धरण चिन्ह। आरवी झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो बस यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। वैसे आप बताए, आप जिस काम के लिए गई थी वह हो गया? उद्धरण चिन्ह। ईशानी बोली, हाँ हो गया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर ईशानी ने आरवी को सैनिटरी पैड्स दे दिए। उसके बाद आरवी सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे आदर्श के साथ उसका बॉडीगार्ड जिसका नाम सुमित था वह भी आरवी के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद आरवी वॉशरूम से बाहर निकल गई। मिस्टर गुप्ता यानी कि वह बॉडीगार्ड अभी भी दीवार से टीककर उसका इंतजार कर रहा था और उसका बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि आदर्श नहीं उसे वहां पर भेजा था माफी मांगने के लिए। अब वह माफी किस लिए मांगना चाहता था वह तो सिर्फ आदर्श ही जाने। आरवी उसे देखकर बोली, हम सो मिस्टर बॉडीगार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड सुमित ने बड़े ही रूड तरीके से जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आरवी एटीट्यूड से बोली, सॉरी श्री बॉडीगार्ड, लेकिन मैं अनअट्रैक्टिव लोगों से बात नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। आरवी इतना बोलकर बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए वहां से आगे बढ़ गई और ये देखकर सुमित का पारा चढ़ गया।
क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सुमित खुद से बोला, यू एन अट्रैक्टिव, क्या इस लड़की ने सच में मुझे अनअट्रैक्टिव कहा? सुमित ने तुरंत आरवी की कलाई पकड़ ली और उसे रोक लिया। सुमित बोला, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम सच में अपनी ही बहन का घर तुड़वाना चाहती हो? तुम उन दोनों के रिश्ते में दरार क्यों डालना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, ओ डोंट टेल मी कि तुम उनके रिलेशनशिप के भी बॉडीगार्ड हो। उद्धरण चिन्ह। सुमित बोला, देखो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम ईशानी मैडम की बहन लगती हो। अगर तुमने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि उन दोनों को अकेला छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। सुमित के शब्द कड़वाहट और रूखेपन से भरे हुए थे। उसके हर एक शब्द में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन फिर भी वह इंसान शांत बना हुआ था। आरवी बोली, यू नो वॉट मिस्टर बॉडीगार्ड, जैसा मैंने पहले कहा था कि मुझे यूएन अट्रैक्टिव लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम थोड़े से डिफरेंट हो। पता नहीं क्यों, लेकिन कोई चीज है जो मुझे तुम्हारे पास खींच रही है। तुम बाकी मर्दों की तरह नहीं हो। इतना कहते हुए आरवी के हाथ सुमित के टांगों के बीच वाले हिस्से की तरफ जाने लगे थे। सुमित ये देखकर हैरान हो गया। सुमित गुस्से में बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? उद्धरण चिन्ह। सुमित के गुस्सा करने के बाद भी आरवी नहीं रुकी, इसलिए सुमित ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे फोर्सफुली दीवार पर लगा दिया। और अब वह दोनों एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे के बेहद गरीब और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के चेहरे पर एक दूसरे की सांसें से महसूस कर सकते थे। सुमित बोला, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, तुम बाहर से तो दिखने में इतने टफ हो, लेकिन मेरे इस छोटे सा एक्शन से तुम इतना डर गए, और तुम खुद को बॉडीगार्ड कहते हो। सच कहूं तो मुझे तुम पर बड़ी हंसी आ रही है। उद्धरण चिन्ह। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम मुझे पसंद आने लगे हो। वह भी आजकल से नहीं, बल्कि 3 महीने पहले से, जब मैंने तुम्हें पहली बार बच्चों में गुब्बारे बांटते हुए देखा था। फिर चाहे तुम्हारे लुक नॉर्मल ही क्यों ना हो। सुमित उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान लेकिन थोड़ा इरिटेट भी हो चुका था। सुमित गुस्से में बोला, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आदर्श सर से वह सारी बातें क्यों कहीं? आरवी बोली, देखो नॉर्मल लुकिंग बॉडीगार्ड, तुम्हें यहाँ पर आए हुए पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पर्सनल मैटर में बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने जो कहा वह सब सच था। और हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इन सब से दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरवी वहां से चली गई, और उसके पीछे पीछे सुमित भी चला गया। 18 सच्चाई आई सामने। दोपहर के 1 बजे। इस वक्त अर्पण जी अपने बिस्तर से टीक कर नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में आर्यांश की फोटो थी, जिन्हें वह बिना पलक झपकाए निहार रहे थे। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला और आदर्श अंदर आया। आदर्श सीधा अर्पण जी की तरफ चला गया और उनके पास नीचे जमीन पर बैठ गया। आदर्श अर्पण जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? अर्थ ने मुझे बताया कि आपने कल के पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और आज सुबह से भी आपने कुछ नहीं खाया है। पापा प्लीज खाना खा लीजिए ना। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्पण की आदर्श का हाथ झटक कर रूखे अंदाज में बोले, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी तबीयत बिगड़े या फिर अच्छी रहे? तुम चले जाओ यहाँ से। जैसे पिछले 2 महीने से घर से बाहर थे ना, ठीक वैसे ही अभी भी यहाँ से चले जाओ। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ से चले जाओ और अपने साथ अपने उन बॉडीगार्ड को भी लेते जाना जिन्होंने तुम्हें आर्यांश के वार्ड के बाहर खड़ा रखा है। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, नहीं पापा, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं उन बॉडीगार्ड को वहां से नहीं हटाऊंगा, और ना ही यहाँ से कहीं और जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा आपके पास, अपनी फैमिली के पास। उद्धरण चिन्ह। अर्पण की मुस्कुराते हुए बोले, फैमिली? हाँ फैमिली। तुम्हें इस शब्द का मतलब भी पता है आदर्श? जब बुरे वक्त में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, तब सिर्फ मेरा बड़ा बेटा मेरे पास नहीं था। मेरा एक बेटा मेरे पास नहीं था और मेरा दूसरा बेटा वह अस्पताल में कोमा में पड़ा हुआ है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। आदर्श अर्पण जी को मनाते हुए बोला, ठीक है पापा, आपको ये लगता है ना कि पिछले 2 महीने से मैं आपको छोड़कर चला गया, तो फिर ठीक है, 2 महीने तक आपसे दूर रहने के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मंजूर होगी। लेकिन प्लीज अभी आप खाना खा लीजिए। अर्पण जी बोले, तुम ये चाहते हो ना मैं तुम्हें सजा दूं, और यह भी चाहते हो कि मैं खाना खा लूं। ठीक है, मैं खा लूंगा और तुम्हें माफ भी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदर्श बोला, शर्त? कौन सी शर्त पापा? उद्धरण चिन्ह। अर्पण जी बोले, मुझे अभी के अभी मेरे बेटे आर्यांश से मिलना है।
मुझे बस उससे मिलना है, तुम कुछ भी करो, बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ आदर्श, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। आदर्श बोला, पापा यह आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। ठीक है, आपको आर्यांश से मिलना है ना, मैं आपको आर्यांश से मिलवाऊंगा। लेकिन उससे मिलने से पहले आपको ये सारा खाना खाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आदर्श की बात सुनकर अर्पण जी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर आदर्श अपने ही हाथों से अपने पापा को खाना खिलाने लगा और अर्पण जी अपने बेटे के हाथों से चुपचाप खाना खा रहे थे। ऐसा बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है जो अपने माँ बाप को अपने हाथों से खाना खिला सके। सच कहूँ, मेरा भी सपना है अपने मम्मी पापा को अपने हाथों से खाना खिलाने का। लेकिन दोस्तों, उनके सामने जाते ही मेरी जुबान सील जाती है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। कोष्टक 1 घंटे बाद। इस वक्त आदर्श और अर्पण जी जंगल के बीचों बीच डार्क मैंशन में थे। ये वही मैंशन था जहां वह लोग हर महीने आर्यांश को जानवरों और इंसान का मांस खाने को देते हैं। इस वक्त आदर्श ने अर्पण जी की आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई थी। वह लोग वहां पर पहुंच चुके थे, इसलिए अब आदर्श धीरे धीरे अपने पापा की आंखों की पट्टी खोल रहा था। अर्पण जी ने अपने आंखों से पट्टी हटते ही आसपास देखा। अपने आसपास देखते ही वह हैरान हो गए। अर्पण जी गुस्से में आदर्श से बोले, आदर्श ये क्या बेहुदा मजाक है? हमें तो आर्यांश से मिलने जाना था, तो फिर तुम मुझे डार्क मैंशन में क्यों ले आए? चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से, मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अर्पण जी वहां से जाने लगे। तभी आदर्श ने उनका हाथ पकड़ लिया। आदर्श बोला, पापा आप आर्यांश से मिलने ही आए थे ना, तो फिर आप उससे बिना मिले कैसे जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अर्पण जी बोले, आदर्श लेकिन आर्यांश यहाँ नहीं है, वह सिटी हॉस्पिटल में है। उद्धरण चिन्ह। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला, पापा आपका आर्यांश यही है, मैं आपको आपके आर्यांश से मिलवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आदर्श ने सामने की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, छोटे बाहर आ जा। उद्धरण चिन्ह। आदर्श के इतना कहने के बाद अर्पण जी सामने देखने लगे। इस वक्त उनका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी उनके सामने की तरफ से एक लंबी काली परछाई बाहर आने लगी। यह देखकर अर्पण जी बहुत खुश हो गए। थोड़ी देर बाद वह परछाई पूरी तरीके से रोशनी में आ गई थी। लेकिन अर्पण जी ने जब उसका चेहरा देखा तो वह बिल्कुल खुश नहीं हुए और अब वह गुस्से से लाल हो गए थे। अर्पण जी गुस्से में आदर्श से बोले, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आदर्श। तुम मुझे यहाँ पर मेरे बेटे से मिलवाने ले थे या फिर अपने इस पर्सनल बॉडीगार्ड सुमित गुप्ता से? मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आखिर तुम अपने भाई को लेकर कैसे मेरे साथ इतना गंदा मजाक कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। अर्पण जी अभी और आगे बोलते ही वाले थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, पापा प्लीज मेरी वजह से भाई को मत डांटिए। अर्पण जी यह आवाज सुनकर तुरंत सामने की तरफ देखने लगे, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे आर्यांश की थी। तभी अर्पण जी की नजर आदर्श के बॉडीगार्ड सुमित के तरफ जाकर ठहर गई और यह बात सुमित ने ही बोली थी। सुमित मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलकर अर्पण जी के पास आया और ठीक उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। सुमित ने धीरे से अपनी आंखों से लेंस बाहर निकाले और अब सुमित की ब्राउन आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसकी यह आंखें बिल्कुल आर्यांश की तरह थी। उसके बाद सुमित ने अपने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसने अपनी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी गर्दन से खून नहीं निकला था, लेकिन वहां से बहुत सारी चमड़ी निकल गई थी। ये देखकर अर्पण जी और भी ज्यादा हैरान हो गए। सुमित ने अपने हाथों में वह चमड़ी पकड़ी और उसे जोर से खींच डाला। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह देखकर अर्पण जी बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, आर्यांश। अर्पण जी के सामने उनका बेटा आर्यांश खड़ा था और उसके हाथ में एक फेस मास्क था जो आर्यांश ने अभी अभी पहना हुआ था। वो फेस मास्क किसी और का नहीं बल्कि सुमित के चेहरे का था। सुमित का चेहरा आर्यांश ने अपने चेहरे पर लगाया हुआ था। दोस्तों, यह वही फेस मास्क है जो टीवी सीरियल में या फिर हम लोग कोरियन ड्रामा में देखते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर हमने किसी और इंसान का चेहरा पहन लिया, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है। कोष्टक। अर्पण जी आर्यांश को अपने सामने देखकर जल्दी से उसके पास गए और उसे कसकर अपने गले लगा लिया। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी थी। अपने बेटे को जिंदा अपने सामने देखकर वह बहुत खुश थे।
कुछ वक्त तक अपने बेटे को जी भर के देखने के और जी भर के प्यार कर लेने के बाद अब वह तीनों एक जगह पर शांति से बैठे हुए थे। अर्पण जी बोले, मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात अपने बाप से छुपाए। और सबसे पहले तो तुम दोनों मुझे ये बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। आर्यांश का तो एक्सीडेंट हो गया था ना, और ये लड़का कोमा में था। ये बात तो खुद डॉक्टर ने बोली थी, और अभी भी ये तो हॉस्पिटल में ही है। तो फिर अभी यह मेरे आंखों के सामने ऐसे कैसे बैठा हुआ है। यह क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे बताओ तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, पापा आप पहले शांत हो जाए, उसके बाद ही तो हम कुछ बोलेंगे ना। और अब सुनिए आखिर हुआ क्या था। आज से ठीक 3 महीने पहले हमें ये खबर मिली थी कि न्यूयॉर्क से एक जासूस आ रहा है जो आर्यांश पर नजर रखेगा और आर्यांश की सारी इंफॉर्मेशन न्यूयॉर्क वालों को देगा। हम सब मिलकर उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वह जासूस जो कोई भी था वह आर्यांश तक पहुंच चुका था। और वह जासूस आर्यांश की सारी इंफॉर्मेशन न्यूयॉर्क वालों को देता था, जिस वजह से उसे ये भी पता चल गया कि हम लोग इंडिया में और मुंबई शहर में रहते हैं। और उसने हमारे घर का एड्रेस भी उन लोगों तक पहुंचा दिया था, जिस वजह से न्यूयॉर्क की पुलिस आर्यांश के पीछे पड़ी हुई थी। और वह लोग कुछ ही दोनों में आर्यांश को अरेस्ट करने आने वाले थे। यहाँ पर हम सब लोग जासूस को पकड़ने के लिए उलझ चुके थे। और वहाँ दूसरी तरफ एंथनी डेविडसन, जो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसने अपनी चाल चल दी। उसने आर्यांश का एक्सीडेंट करवाया था। आर्यांश उस एक्सीडेंट में बच गया। उसे कोई भारी चोट नहीं आई थी। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। और जो इंसान इस वक्त तो हॉस्पिटल में है जिसे हम लोग आर्यांश समझ रहे हैं, वह आर्यांश नहीं बल्कि उसका ड्राइवर है। ये सारा का सारा प्लान आपके इस नालायक बेटे का ही था। मुझे भी इसके बारे में 1 महीने बाद पता चला था, इसलिए मुझे 2 महीने तक इसके साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ा। तब से लेकर आज तक यह मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड सुमित गुप्ता बनकर रह रहा है। अर्पण जी बोले, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। आदर्श बोला, इस वजह से एक तीर से 2 निशाने हो गए। पहले ये कि वह एंथनी गैंगस्टर को ये लगता है कि आर्यांश इस वक्त अस्पताल में कोमा में पड़ा हुआ है। और दूसरा ये कि 2 महीनों तक हम न्यूयॉर्क में थे, जिस वजह से हमने वहां की पुलिस टीम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अब उनमें से कोई भी इंडिया में नहीं आएगा। और अब हमारी फैमिली पूरी तरीके से सेफ है। अर्पण जी बोले, लेकिन आखिर कब तक आर्यांश को ऐसे सुमित गुप्ता बनकर घूमना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात का जवाब आदर्श ने नहीं बल्कि आर्यांश ने दिया। तब तक जब तक हम लोग उस जासूस को और उस एंथनी गैंगस्टर को पकड़ नहीं लेते। उद्धरण चिन्ह। आदर्श अर्पण जी से बोला, पापा प्लीज मैं आपके सामने ये राज खोलकर तो रख दिया है, लेकिन आप अभी यह बात किसी को भी मत बताना। आप ये बात बिल्कुल मत बताना कि आर्यांश ही सुमित है और सुमित ही आर्यांश। उद्धरण चिन्ह। अर्पण जी बोले, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। और फिर से अपने बेटे के कोमा में जाने की वजह से देवदास बनकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। अर्पण जी की बात सुनकर आदर्श को हंसी आ गई थी। उसके बाद आर्यांश ने भी अपना फेस मास्क पहन लिया और अब वह तीनों जिंदल मेंशन के लिए निकल चुके थे। हेलो दोस्तों, तो बताओ कैसा लगा आज का ट्विस्ट। अब हम दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।